आखिर भारतीय इतिहास में इस पंच परमेश्वर के कॉन्सेप्ट का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो आज से लगभग 2500 साल पहले इस भारत भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध ये शाक्य गण में पैदा हुए थे और शाक्य गण की राजधानी कपिलवस्तु थी। अब शाक्य गण से ही लगा हुआ कोलीय गण था, दोनों अलग अलग गण थे। और शाक्य गण और कोलीय गण के बीच में रोहिणी नाम की नदी बहती थी। तो उस रोहिणी नदी के पानी का उपयोग शाक्य गण के किसान भी करते थे और कोलीय गण के किसान भी करते थे। अब क्या होता था कि पानी का जब सिंचाई के लिए उपयोग करते थे दोनों गण के तरफ के किसान, तो उस पानी के बंटवारे को लेकर उनके बीच में झगड़े होते रहते थे, आपस में विवाद होते रहते थे। जब विवाद होते थे तो तब जो है वो छोटे मोटे झगड़े तो सुलझ जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि पानी के बंटवारे को लेकर कोलीय गण और शाक्य गण के जो किसान हैं या लोग हैं उनके बीच में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया, बड़ा झगड़ा हो गया। जब बड़ा झगड़ा हुआ तो शाक्य गण के सेनापति को पता चला, कोलीय गण के सेनापति को पता चला। तो जब शाक्य गण के सेनापति को यह पता चला कि रोहिणी नदी के पानी को लेकर दोनों गणों के बीच में बहुत भयानक झगड़ा हो गया, विवाद ज़्यादा बढ़ गया, तो तब शाक्य गण का सेनापति ये कहता है कि ये जो मामला है पानी के बंटवारे को लेकर, इसका एक ही रास्ता है कि कोलीय गण के साथ में युद्ध कर लिया जाए। जब इनके साथ में युद्ध करेंगे, युद्ध करने पर हम उनको हरा देंगे, हरा देने के बाद रोहिणी नदी के पानी के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार हम शाक्य गण का हो जाएगा। जब शाक्य गण का अधिकार हो जाएगा उस पानी का हम उपयोग करेंगे, झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोलीय गण के लोग जो है वो अपना पानी कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, वो अपना देखते बैठे। तो सेनापति का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा वैसा ही होता है, युद्ध के तरफ ही ज़्यादा झुकाव होता है। तो शाक्य गण के सेनापति ने ये निर्णय लिया, क्योंकि जो गौतम बुद्ध है वो कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। शाक्य गण की एक समिति थी जिसमें कि 21 साल से ऊपर के शाक्य गण का कोई भी व्यक्ति उस समिति में शामिल हो सकता था। और उस समिति का जो अध्यक्ष था उसको शाक्य गण का सेनापति कहा जाता था। तो उस सेनापति ने यह बयान दिया कि हमें युद्ध करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने इसका विरोध किया और गौतम बुद्ध ने सेनापति को कहा कि किसी भी विवाद का रास्ता युद्ध नहीं है, बल्कि इसको शांति से भी सुलझाया जा सकता है। और गौतम बुद्ध उसमें कुछ मोटी मोटी बातें समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि हमने युद्ध कर लिया कोलीय गण के साथ, तो इस युद्ध करने से क्या होगा, इस युद्ध से एक नए युद्ध के बीज का रोपण होगा। यानी आज अगर शाक्य गण ने कोलीय गण के साथ युद्ध कर लिया, युद्ध करके मान लो शाक्य गण ने कोलीय गण को हरा भी दिया, लेकिन हराने के बाद में कोलीय गण तो ये सोचेगा कि आज नहीं तो कल हम शाक्य गण के ऊपर फिर हमला करेंगे, आज हार गए तो क्या हुआ, कल फिर हमला कर देंगे। तो ये युद्ध से क्या होगा, युद्ध करने से एक नए युद्ध का जन्म होता है, उसके बीज उसमें गिर जाते हैं और फिर कोलीय गण और शाक्य गण के बीच में हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाएगी, आपस में भाईचारा नहीं रहेगा। तो इस तरह के मार्ग पे क्यों चलना जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाए और फिर युद्ध में हिंसा होगी, कोलीय गण के लोग मारे जाएंगे, शाक्य गण के लोग भी मारे जाएंगे। भाई युद्ध में कोई दुश्मन या जिसको आप दुश्मन मानते हैं केवल वही लोग थोड़ी मरते हैं, हमारे अपने भी तो लोग मरते हैं। तो खून खराबा होगा, हिंसा होगी, इसलिए ये रास्ता ठीक नहीं है। तो तब गौतम बुद्ध सेनापति को सुझाव देते हैं कि शाक्य गण के 2 प्रतिनिधि को लीजिए और कोलीय गण को कहिए आप अपने 2 प्रतिनिधि चुनिए। अब शाक्य गण के 2 प्रतिनिधि और कोलीय गण के 2 प्रतिनिधि, ऐसे ये 4 प्रतिनिधि इकट्ठा होंगे। ठीक, अब ये चारों मिलकर ये डिसाइड करेंगे किसी सीनियर 5वें प्रतिनिधि को चुना जाए। अब शाक्य गण के 2 प्रतिनिधि और कोलीय गण के 2 प्रतिनिधि ये चारों मिलकर 5वें को जब चुनेंगे तो उसको उस समिति का 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष माना जाएगा। और रोहिणी नदी के पानी को लेकर या कोलीय गण या शाक्य गण के बीच में इस प्रकार का कोई अगर विवाद होता है तो ये 5 लोगों की समिति उस मामले को सुनेगी, उसके विभिन्न पहलुओं को सुनेगी और सुनने के बाद में फिर उसके ऊपर अपना जो निर्णय है वो देगी।
और उस 5 सदस्यीय समिति का जो निर्णय होगा वो कोलीय गण और शाक्य गण दोनों को मान्य होगा। इस तरीके की बात आप कोलीय गण के लोगों के साथ में कर लीजिए। तो ये क्या है, ये बातचीत से, युद्ध के बजाय बातचीत से शांतिपूर्वक किसी समस्या के समाधान करने की दिशा में एक पहल होगी। तो ये रास्ता अपनाना चाहिए, ये गौतम बुद्ध ने सेनापति को कहा। लेकिन उस समय सेनापति ने गौतम बुद्ध की बात नहीं मानी, कि गौतम बुद्ध तो केवल मात्र उस समय 27-28 साल के थे और सेनापति तो सेनापति, भाई सेना उसके अंडर में थी। उस समिति का जो केवल मात्र एक साधारण सदस्य था, उसकी बात क्यों सुनेंगे। तो सेनापति को लगा कि ये तो मेरे वाले अभिमान के ऊपर चोट कर दी गौतम बुद्ध ने। तो सेनापति गौतम बुद्ध की बात नहीं मानते हैं, और वो फिर जब बात नहीं मानते, विवाद खड़ा हो जाता है, तो फिर शाक्य संघ जो होता है उस संघ में वोटिंग होती है। अब वोटिंग होने पर लोग जो है वो सेनापति को ज़्यादा वोट देते हैं। तो सेनापति तो पद पे है, पावर है उसके पास में, गौतम बुद्ध के पास तो कुछ नहीं था, वो तो साधारण सदस्य थे। तो लोग जो है वो भी पद और पावर की तरफ ज़्यादा झुकते हैं ना। लोगों का सच्चाई और सिद्धांत और वगैरह वगैरह इस सब से तो कम ही लेना देना होता है। तो लोगों ने सेनापति के फेवर में ज़्यादा वोट दे दिए। अब ज़्यादा वोट देने के कारण क्या हुआ, सेनापति चुनाव में जीत गया। चुनाव में जीत गया तो फाइनल डिसीजन ये हुआ शाक्य संघ का कि कोलीय संघ के साथ में युद्ध करना होगा, कोलीय गण के लोगों के साथ युद्ध करना होगा। अब बहुमत सेनापति के तरफ था, उसके बावजूद भी गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, आप शांति वार्ता के द्वारा इस समस्या का समाधान करिए। तो सेनापति ने कहा कि अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि शाक्य संघ में बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि कोलीय गण के साथ युद्ध करना चाहिए, और आप विरोध करते हैं तो फिर आपको दंड भुगतना पड़ेगा। तो इस दंड के चलते गौतम बुद्ध को गृह त्याग करने का ऐलान किया जाता है, या उनको दंड के रूप में गृह त्याग करने के लिए कहा जाता है। गौतम बुद्ध फिर गृह त्याग कर देते हैं, घर बार महल सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। अब चले जाने से क्या होता है कि गौतम बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, वो शुद्धोधन राजा के पुत्र थे। और जब शाक्य गण के आम जनता को ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग इसलिए किया, घर इसलिए छोड़ दिया ताकि युद्ध ना हो, तो आम जनता को ये बात सही लगती है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इसमें फालतू में खून खराबा होगा, और फिर हमारे ही बच्चों को सैनिक के रूप में सेनापति जो है आदेश निकालेगा। उस समय ऐसे आदेश निकालते थे राजा, जब युद्ध का समय होता था तो हर घर में जो 21 साल से लेकर 55 साल तक का जो व्यक्ति होता था उसको सेना में अनिवार्य भर्ती के रूप में शामिल करने के लिए आदेश निकालता था सेनापति या राजा। तो लोगों ने कहा कि बुद्ध ने तो सही निर्णय लिया था कि शांति के द्वारा इस रास्ते को अपनाना चाहिए, शांति से इस समस्या का समाधान करना चाहिए, फालतू ही हमारे परिवार के लोग मारे जाएंगे। छोटी सी बात को लेकर, रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर, अब इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी हिंसा करने की कोई जरूरत तो है नहीं। गौतम बुद्ध ने जो सुझाव दिया था 5 लोगों की 5 सदस्यीय समिति बनाने का, उसको सेनापति ने मानना चाहिए। इसके लिए शाक्य गण की आम जनता ने सेनापति के ऊपर दबाव बनाया। भाई सेनापति अकेला तो युद्ध नहीं करेगा ना, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को जब सेना में भेजेंगे, या जो वहाँ 21 साल से 50 साल तक के जो लोग हैं वो सेना में शामिल होंगे, तब तो सेनापति युद्ध करेगा। अकेला सेनापति क्या करेगा। तो आम जनता ने तो सेनापति के आदेश को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर ही हम लोगों ने चलना चाहिए, और शांति के मार्ग पर चलकर इस समस्या का समाधान कर देना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, सेनापति के ऊपर दबाव आ गया। तो दबाव आने से फिर सेनापति ने कोलीय गण के लोगों के साथ में बातचीत की, वहाँ के 2 प्रतिनिधि को उनको बताया कि आप अपने यहाँ से 2 प्रतिनिधि को चुनिए, हम शाक्य गण से 2 प्रतिनिधि को चुनेंगे, वो चारों प्रतिनिधि मिलकर एक 5वें सीनियर प्रतिनिधि को चुनेंगे, जिसे 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और ये 5 लोग मिलकर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है रोहिणी नदी के पानी को लेकर, तो उसके ऊपर चर्चा विमर्श करेंगे, उनके विभिन्न पहलुओं को सुनेंगे, और सुनकर फिर उस पर जो निर्णय लेंगे, तो उन 5 सदस्यीय समिति का जो भी निर्णय होगा वो कोलीय गण और शाक्य गण दोनों को मान्य होगा।
तो गौतम बुद्ध ने पहली बार ये 5 सदस्य समिति का कॉन्सेप्ट लाया था। इसी पंच परमेश्वर कहा जाता है और लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि ये समस्या का समाधान भी कर देता था और इससे जनहानि भी नहीं होती थी, धन हानि भी नहीं होती थी और किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होता था, बल्कि शांतिपूर्वक आपस में वार्ता करके, आपस में बातचीत करके विभिन्न तर्कों को, पहलुओं को जानकर उस समस्या का समाधान कर दिया जाता था। और फिर ये पंच परमेश्वर का कॉन्सेप्ट भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया और भारत के गांव-गांव में किसी समस्या के समाधान के लिए, अपने गांव के झगड़ों को सुलझाने के लिए इसी कॉन्सेप्ट का फिर सारे भारत के सभी गांवों में उपयोग और प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि शांति प्रस्थापित हुई। ये था आज का हमारा विषय कि पंच परमेश्वर की कहानी के आखिर जन्मदाता कौन है, इसका इजाद करने वाले कौन है। तो इस कॉन्सेप्ट को पहली बार लाने वाले गौतम बुद्ध थे।